लोग पढ़ रहे थे एडी करंट्स के बारे में। एडी करंट एक क्वेश्चन याद तो मैं करने हैं। क्वेश्चन को करने से पहले एक फैक्ट और बता दूं, एक एग्जांपल और। एक एग्जांपल में कहना कि अगर दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स उनको अगर गिरा दें ऊपर से नीचे, एक उनमें से मिट्टी का है और एक मेटल का है, तो मेटल वाला देख से पहुंच सकता है, उसका एक्सेलरेशन जी से कम होता है। सिमिलर एक एक्सपेरिमेंट और किया जाता है कि एल्यूमीनियम के ट्यूब लेते हैं। हम जानते हैं कि मैग्नेट एल्यूमीनियम पर नहीं चिपकता, तो हम एक एल्यूमीनियम की ट्यूब लेते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं, एक आयरन रॉड लेते हैं, दोनों आइडेंटिकल। बारी बारी से उस एल्यूमीनियम की ट्यूब में बार मैग्नेट छोड़ते हैं, फिर एल्यूमीनियम की आयरन रॉड छोड़ते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जब हम मैग्नेट छोड़ते हैं तो जो मैग्नेट को टाइम लगता है उसमें से बाहर निकलने में, और आयरन रॉड छोड़ते हैं उससे जो टाइम लगता है उसे कंपेयर करें तो आयरन रॉड के कंपैरिजन में मैग्नेट को बाहर निकलने में लगभग 5 से 6 बार टाइम लगता है। जबकि एल्यूमीनियम पर मैग्नेट चिपकता नहीं, उसके बाद भी ऐसा होता है। उसका कारण क्या है, क्यों लगता है टाइम ज्यादा? जब मैग्नेट गिर रहा होता है तो एल्यूमीनियम की ट्यूब में हर सेक्शन पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो एल्यूमीनियम की ट्यूब में क्या डेवलप हो जाएगा, एडी करंट्स। एडी करंट्स की डायरेक्शन लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह से होगी कि मैग्नेट के गिरने को अपोज करेगा। मैग्नेट के गिरने को अपोज करेंगे तो मैग्नेट का एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम होगा, मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी से कम होगा तो मैग्नेट धीरे धीरे गिरेगा। जबकि आयरन में तेजी से गिर जाएगा, उसका एक्सेलरेशन जी होगा। तो तुम्हें उस सवाल का जवाब देना है जो कल पूछा था तुमसे, व्हाट शुड बी द रिलेशन T1 T2 T3 and T1 T2 T3। कौन बताएगा? मेटल की एक प्लेट, नीचे मैग्नेट रखा हुआ है, तो इस मेटल की प्लेट को हमने कटिंग करके निकाल दी। इस तरह से सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा और मैग्नेट रखा। हम जानते हैं टाइम पीरियड कितना होता है, तीनों केसेस में एरर सेम है। जी की जगह आता है जी इफेक्टिव। क्या जी इफेक्टिव चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पर तुम्हें समझना होगा कि ये जो एडी करंट डेवलप हो रही है उस मेटल की प्लेट में मैग्नेट रखने के बाद, उनका इफेक्ट होता है मोशन को डैम्प कर देना। मोशन को डैम्प कर देना। डैम्प कर देने का मतलब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है हवा में, अब मैंने पेंडुलम को कहाँ डाला, पानी में। पेंडुलम को पानी में डालूंगा तो क्या होगा, मोशन डैम्प हो जाएगा। यानी उधर जा रहा है तो भी अपोजिशन, इधर आ रहा है तो भी अपोजिशन, क्योंकि मीडियम अब कैसा हो गया, डेंसर हो गया, मोशन डैम्प हो जाएगा। मोशन डैम्प होने पर क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाता है? क्या पेंडुलम हवा में ऑसिलेट कर रहा है, मैं उसको पानी में ऑसिलेट कर रहा हूं, तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाता है? बाइंड फोर्स को नेगलेक्ट कर रहा हूं, बाइंड फोर्स की वजह से डैम्पिंग नहीं आएगी। ये वैसे ही है जैसे पेंडुलम हवा में ऑसिलेट कर रहा है, हवा तेज चलने लगे, हवा अगर तेज चलने लगेगी तो भी रेजिस्टिंग फोर्स मिलेगा जो मोशन को अपोज करेगा। तो उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एडी करंट का इफेक्ट भी क्या है कि एडी करंट उसी कॉज, उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो एग्जिस्टेंस में आई है। तो किस कारण से आई है? जब ये स्टेशन ही रहता तो कोई एडी करंट डेवलप नहीं होने वाली थी। ये हिल रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट का और उसमें ये मोशन कर रहा है तो एडी करंट डेवलप हो रही है। तो एडी करंट के डेवलप होने का कारण क्या है? इसका मोशन। एडी करंट की डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन इस तरह से होगी कि इसके मोशन को अपोज करेंगे, और अपोज करेंगे तो क्या करेंगे? डैम्प कर देंगे, सिंपली डैम्प कर देंगे और कुछ भी नहीं। यानी यहाँ पर टाइम पीरियड में कोई चेंज किस में आएगा? टोटल टाइम, जितने समय तक वो ऑसिलेट करता रहा। तो जब कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है तब ऑसिलेट करने में वो ऑसिलेट करता रहेगा सबसे ज्यादा टाइम तक। जब डैम्पिंग फोर्स सबसे ज्यादा है उसमें एडी करंट पूरे वॉल्यूम में डेवलप हो रही है। जब ऐसे हमने स्ट्रिप्स काट के निकाल दी तो एडी करंट के सर्किट ब्रेक हो गए, कम हो गई एडी करंट। इसमें डैम्पिंग कम है, इसमें डैम्पिंग ज्यादा है। T2 will be the least, सबसे कम होगा, and T1 will be the greatest। तो ये रिलेशन T1 greatest, T2 least। इसमें कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। स्टार मार्क करके तुम देखो। एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल। कहाँ हम चाहते हैं कि एडी करंट डेवलप नहीं हो। एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल इन कोर्स CORES कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। हम नहीं चाहते कि ट्रांसफॉर्मर की कोर में एडी करंट डेवलप हो। ट्रांसफॉर्मर की कोर में एडी करंट क्यों डेवलप होगी? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर काम करता है एसी पर, अल्टरनेटिंग करंट पर। ये चैप्टर जब एंड होगा तो आखिरी आर्टिकल जब हम पढ़ रहे होंगे एसी में वो होगा ट्रांसफॉर्मर, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग, फुल डिटेल, उसके लॉसेस ट्रांसफॉर्मर में होने वाले पूछे जाते हैं बार-बार। तो ट्रांसफॉर्मर में एसी पास करते हैं, एसी फ्लो होती है और अंदर जिससे तार लटका होता है वो मेटल की कॉइल, उस मेटलिक लंप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसमें एडी करंट इंड्यूस होगा। एक तो जो अभी तुमने लेटेस्ट पढ़ा था हिस्टेरेसिस, तो हम कोर किसके बनाते हैं? सॉफ्ट आयरन। अगर तुम लैब में जाओगे डिस्प्ले में लगा हुआ कोर भी हाथ लगाकर देख सकते हो, आयरन कितना सॉफ्ट है महसूस कर सकते हो। और वो कोर किस तरह से हमने लैमिनेटेड करके बनाई है स्ट्रिप्स की फॉर्म में, वो तुम देख सकते हो। हमने क्या किया? एडी करंट के सर्किट ब्रेक करने के लिए बजाय सिंगल मेटल ब्लॉक लेने के उसको क्या कर दिया? हिंदी में बोलते हैं पटलित, इंग्लिश में बोलते हैं लैमिनेटेड। पतली पतली पत्तियां काटी और उस पर पेंट की लेयर लगा दी जिससे इसमें आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में वो कोर अगर यूज करेंगे, एडी करंट को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बट वी कैन मिनिमाइज, एडी करंट मिनिमाइज हो जाए। ऐसे ही जो एसी जनरेटर होता है, एसी मोटर होती है, सब जगह सेम प्रॉब्लम आएगी तो उनकी कोर्स को हम कैसा बनाएंगे? लैमिनेटेड। मैंने लिखा इन कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मोटर, जनरेटर एक्सेट्रा। So these are made from laminated strips. These are made from laminated strips. तो ये तो जहां अनडिजायरेबल है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ये डिजायरेबल, हम चाहते हैं एडी करंट डेवलप हो, क्योंकि अगर ये डेवलप नहीं हो तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इंडक्शन फर्नेस
भट्टी, जितनी भी मेटल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ ट्यूब पाइप बनाए जाते हैं, रॉड वायर बनाए जाते हैं, वो एसेंशियल है, डिजायरेबल भी नहीं एसेंशियल। ये भट्टी होनी ही होनी चाहिए, मेटल को पिघलाने के काम आती है। ट्यूब्स कहाँ लगती हैं? रेफ्रिजरेटर में, एसी में कॉपर की ट्यूब्स लगती हैं। जिस बेंच पर तुम बैठे हो, ये बेंच पाइप से बनी है, इसका जो बेस है वो किससे बना है? पाइप से। उस पाइप को कैसे बनाया गया होगा? एनी आइडिया? जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला पाइप उसमें लगा है, उसको कैसे बनाया गया होगा? जो बिजली के तार हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? मेटल को मेल्ट कर सकते हैं, मेल्ट करने के बाद उसको एक्सट्रूजन प्रेस से भेजा जाता है, डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है ड्रॉर्स के बीच में, रोलर्स के बीच में, रिक्वायर्ड शेप देने के लिए, रिक्वायर्ड डायमीटर देने के लिए। तो उस पूरे प्रोसेस में कई बार इम्प्योरिटी, इंक्लूजन, अनइवन वॉल थिकनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो पोर्शन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट छांट के अलग कर देता है जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, वॉल थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसे चले जाए तो वहां ट्यूब पंचर हो जाएगी बाद में। अब इस मेटल का क्या करेंगे? इस सारे मेटल का जो स्क्रैप हो गया, क्वालिटी में फेल हो गया, फिर से मेल्ट करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, और उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? इंडक्शन फर्नेस। तो इसमें डाल दिया जाता है, मेटल को पिघलाया जाता है, और इसकी इमेज दे रहा हूं मैं तुम्हें, इंडक्शन फर्नेस देखने में कैसी होगी। एक फिल्म आई थी जय वीर हनुमान, उसमें हनुमान जी क्या करते हैं? पाताल लोक में जाने के बाद पूंछ से गोला बनाते, कोन शेप, ऊपर जाके बैठ जाते हैं, ऐसा दिखाते पिक्चर में। अंदर जो है राम लक्ष्मण सुरक्षित होते हैं उस पूंछ के घेरे के अंदर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, जस्ट इमेजिन करो, कॉपर की मोटी मोटी कॉइल्स, मोटे मोटे तार, और उनको हमने एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया, एक हॉलो सिलेंडर बना दिया। उनके अंदर की लेयर पर और बाहर की सरफेस पर, अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस पर हमने लगा दिया अग्नि सह अस्तर रिफ्रैक्टरी मटेरियल की कोटिंग कर दी, जिससे अंदर की हीट बाहर ना आ सके और बाहर की हीट अंदर न जाए, इंसुलेशन। अब इन कॉइल्स में हाई फ्रीक्वेंसी की एसी पास कर देंगे। तब पहले जो भी मेटल मेल्ट करना है वो बीच में बढ़ देंगे, इस स्ट्रक्चर के बीच में वो मेटल रख दिया। अब इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट पास की, अल्टरनेटिंग करंट लगातार डायरेक्शन चेंज करेगी, और जब डायरेक्शन चेंज करेगी करंट बढ़ेगी, घटेगी, जीरो होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जो बीच में मेटल रखा हुआ है, मेटल एक लंप, मेटल का ढेर है, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसमें एडी करंट इंड्यूस होंगी, और उनका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा हो जाएगा कि मेटल गर्म होकर बैठ जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस इस तरह से काम करता है। तो नाम जानने काफी है, नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में अब एसोसिएट हो गई है, जैसे कंप्यूटर में फाइल एसोसिएट होती है ना किसी फोल्डर में, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज एसोसिएट हो गई है। जो हनुमान जी का एग्जांपल दिया उससे एक इमेज एसोसिएट हो गई, तो तुम्हें सारी कहानी याद आ जाएगी इंडक्शन फर्नेस में। एक साफ सुथरी भट्टी है, ना तो कोयला जलाना पड़ता, ना लकड़ी, ना कोई कचरा होता, और इसी की मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? इसी की मॉडिफाइड फॉर्म जो इंडक्शन कुकिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म। मेटल को पिघलाना नहीं होता, बस इतना गर्म करना होता है कि उसमें जो भी कंटेंट, जो भी इसके अंदर रखा गया है वो सब गर्म हो जाए। इस तरह से खाना पकता है, दूध गर्म होता है। नेक्स्ट
फिर भी तुम्हें पढ़ना हो तो एनसीईआरटी से इसको पढ़ सकते हो। इंडक्शन मोटर, ये जो पंखा चल रहा है हमारे सर के ऊपर, इंडक्शन मोटर। मोस्ट ऑफ द फैंस जिसमें बुश सिस्टम नहीं होता वो सब बेस्ड होते हैं इंडक्शन मोटर पे। कौन सी पिक्चर में इंडक्शन मोटर का जिक्र आया था? थ्री इडियट्स। प्रोफेसर ने पूछा बताओ इंडक्शन मोटर कैसे चलती है, तो जवाब में स्टूडेंट ने बोला बुर्र बुर्र बुर्र। तुमसे पूछा जाए तो तुम्हें ऐसा जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम जो है बिल्कुल सही से जवाब दे सकते हो। इवन लैब में जाकर तुम देख सकते हो इंडक्शन मोटर हमने लगा रखी है ऊपर, जिसमें तुम्हें मेनली दो पार्ट्स नजर आएंगे। एक है स्टेटर, जैसा नाम है वैसे स्टेशनरी रहता है, और दूसरा है रोटर जो घूमता है। स्टेटर और रोटर कनेक्टेड होते हैं विद हेल्प ऑफ बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग से जुड़े होते हैं। स्टेटर में होती है कॉइल्स। अगर तुमने कभी किसी को मोटर वाइंडिंग करते हुए देखा हो तो जैसे हम पतंग का मंजा लपेटते हैं कुछ इसी तरह से तांबे के तार को लपेट कर लिच्चियां बनाई जाती हैं, कॉइल किस फॉर्मेट में बनाई जाती है, और वो लिच्चियां बनाकर कभी तो गोल बनाते हैं कभी इस तरह से बनाते हैं। वहां स्लॉट होते खांचे, रेडियली अरेंज करते हैं उनमें स्टेटर के अंदर, तो स्टेटर के अंदर कॉइल्स लगा दी जाती हैं। अब रोटर क्या है? रोटर इज नथिंग बट ए सिलेंड्रिकल मेटल पीस, मेटल का सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो किससे जुड़ा है? बॉल बेयरिंग से। जैसे हम स्टेटर में कॉइल्स में अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, कॉइल्स को इस तरह से लगाया जाता है कि उसमें कैपेसिटर भी लगाते हैं। तुम्हें पता है पंखे में क्या रोल होता है कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? एसी में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर का काम होता है फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना, फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करता है। कैपेसिटर क्या बिल्कुल पैरेलल में लगाया जाता है? दो तार जो फेज न्यूट्रल आए उसी के साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगाकर फिर वो दो तार अंदर दे देते हैं, या पंखे से कॉइल्स में दो से ज्यादा तार निकलते हैं कनेक्शन बनाने के लिए? दो से ज्यादा निकलते हैं, जनरली दो या तीन सेट होते हैं कॉइल के, तो एक न्यूट्रल और बाकी तीन तार या दो तार और निकलते हैं, अगर दो सेट होते हैं। हम चाहते हैं उनके बीच फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाए, और उसके लिए किसकी मदद लेते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर एग्जैक्टली ऐसा नहीं लगता पैरेलल में कि दो तार जो फेज न्यूट्रल है पैरेलल में लगा देंगे कैपेसिटर, कॉइल्स के बीच में लगता है बीच में, इस तरह से कि फेज डिफरेंस क्रिएट करे। और जब वो फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा तो करंट का एक रोटेटिंग इफेक्ट बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक रोटेटिंग इफेक्ट बनेगा वहां उन कॉइल्स में जो करंट फ्लो होगा, और उसके कारण ये जो रोटर है इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे चेंज होगा? रोटेटिंग इफेक्ट में चेंज होगा फ्लक्स। अब जो एडी करंट उसमें इंड्यूस हो जाएंगी सिलेंड्रिकल ब्लॉक में, वो क्या चाहती हैं? उनकी डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन किस तरह से है? लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग वो चाहती है चेंज ना हो, फ्लक्स में चेंज ना हो, तो इस कोशिश में वो रोटर खुद घूमना शुरू कर देगा। वो चाहता है फ्लक्स में चेंज ना हो, वो खुद उसी फ्रीक्वेंसी से घूमना शुरू कर देगा, इसलिए ये पंखा घूम रहा है। इंडक्शन मोटर, बड़ी बड़ी मोटर्स जिनमें बुश नहीं होता, ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है। तुम्हारे परदादा जी के टाइम का पंखा आज भी हो सकता है कमरे में हवा दे रहा हो, कभी स्टेशन जाओ तो ऊपर झांक लेना वेटिंग रूम में जाकर। अंग्रेजों के जमाने का पंखा आज भी लगा हुआ है और वो आज भी हवा दे रहा है। क्या मेंटेनेंस चाहिए इसको? इंडक्शन मोटर को सिंपली बॉल बेयरिंग घिस जाए तो बॉल बेयरिंग बदल दो। मैं भी बॉल बेयरिंग अच्छी क्वालिटी का है तो ऐसे नहीं घिस जाता, कई साल लग जाते हैं, 10, 15, 20, तब जाकर घिसता है। पानी नहीं जाना चाहिए, पानी चलेगा तो कॉइल का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बस पानी का ध्यान रखना होगा, बाकी और कोई मेंटेनेंस चाहिए नहीं। कैपेसिटर वीक हो जाए वो भी बहुत लंबे समय बाद वीक होता है,
कैपेसिटर वीक हो जाए तो कैपेसिटर बदल दो। बस ये दो चीज, और कोई मेंटेनेंस इस मोटर को नहीं चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री इंडक्शन मोटर हमारे बहुत काम की। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। अब अगर कोई चीज घूम सकती है तो कोई चीज रुक भी सकती है। ब्रेक लगा रहे हैं तो जस्ट इमेजिन करो अभी पंखा चल नहीं रहा, जैसे ये वाला पंखा नहीं चल रहा है, और मैंने क्या किया, जब ये चलता है तो कैसे चलता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, नीचे से देखने। मैंने डंडा मार के इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और मैं स्विच ऑन करता हूं, क्या होगा? पहले रुकेगा मीन्स ब्रेक। एग्जैक्टली सिमिलर वे में हम बुलेट ट्रेन में ब्रेक लगाते हैं। जो मैग्नेटिक लेविटेशन पर बेस्ड ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन, उसमें ब्रेक लगाने के लिए इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्हील रोटेट कर रहा है उस व्हील के एक्सल पर एक ड्रम लगा हुआ है, व्हील रोटेट करता है, वो ड्रम भी साथ में रोटेट करता है, ड्रम के आसपास क्या है, कॉइल्स लगा दिए। जैसे हम उन कॉइल्स में करंट भेजते हैं ब्रेक लगाने के लिए, तो एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होकर उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है रोटेटिंग ड्रम में, जिनके डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन का इफेक्ट, सोल इफेक्ट ये होता है कि ब्रेक लग जाता है, यानी रोटेटिंग ड्रम की स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसा हम करें। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी हम क्या यूज करें, एडी करंट्स। अब ब्रेक में एक कंसेप्ट आता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ट्रक चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्टैंडर्ड स्पीड होती है, तुम्हें पता है रोडवेज की स्टैंडर्ड स्पीड क्या होती है? 60। इसी पे चलाना होता है, इसी पे एवरेज सबसे ज्यादा निकलता है, इसी पे कंट्रोल बेटर मिलता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रक चल रहा है, 20 लोग मिलकर कोशिश करते बाहर से उसको रोकने की। अगर ड्राइवर को कुछ पता नहीं चल पाता है तो सब कुचल जाएंगे। कितनी कोशिश करें ट्रक को नहीं रोक पाएंगे, कितनी ताकत लगा। ड्राइवर जो बैठा है अंदर, भले वो मरियल सा हो, वो पैड से थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा ब्रेक पेडल पे, ट्रक रुक जाएगा। हाउ इट बिकम पॉसिबल? इतने सारे लोग मिलकर नहीं रोक पा रहे, इतनी ताकत नहीं रोक पा रही, और ड्राइवर ने थोड़ी सी ताकत लगाई ब्रेक पेडल पे और ट्रक रुक गया। हाउ ब्रेक्स आर सो मच इफेक्टिव? सिंपल, हमने क्या लगाया वहां पे, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ यूज किया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एडवांटेज। ब्रेक्स में हमने यूज किया हाइड्रोलिक एडवांटेज। ऐसे होता है मैकेनिकल एडवांटेज। पुली सिस्टम लगाकर एक अकेला आदमी बड़े भारी ट्रांसफार्मर को अनलोड करता है ट्रक में से, और खंबे पर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर रख देता है। कैसे? पुली चेन सिस्टम की मदद से। कई पुलिस होती है, तुमने ऐसे क्वेश्चन किए मैकेनिक्स में क्लास में, एक साइड फोर्स F लगाओगे तो दूसरी साइड जो मिलेगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स। हालांकि वर्क उतना ही करना पड़ेगा, इसमें लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन कहीं नहीं हो रहा, पर ऑपरेशन ईज ऑफ ऑपरेशन है, आसानी से अकेला खींच रहा है चेन को, उसने चेन को बहुत सारा खींचा तब ट्रांसफार्मर थोड़ा सा ऊपर है और वो कर पा। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। ऐसे हाइड्रोलिक एडवांटेज का इस्तेमाल हुआ है ब्रेक में। तो तुमको ये बताना है कि जैसे ब्रेक लगा लगाकर ट्रक को रोका जा सकता है, क्या ब्रेक लगा लगाकर ट्रक को चलाया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? पेट्रोल बचा लें हम, बस वो ब्रेक पेडल पुश करें और ट्रक चले। The correct answer is yes, चला।
बट द लिमिटेशन इज उतनी स्पीड पर नहीं चला। बहुत बार ब्रेक पैडल को पुश करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा सेंटीमीटर में या इंचेस में वो खिसकेगा, ऐसा होगा। हाइड्रोलिक एडवांटेज यूज करके एक अकेला आदमी उस ट्रक को खिसका सकता है, ठीक है। तो ब्रेक लगाने में क्योंकि हमने इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो ट्रेन वजन का अंदाजा, तो भी ट्रेन का कितना वजन होता होगा, कितने टन में, 1000 टन, करोड़ टन, कितने, या 100 टन। अभी बात चली थी कुछ समय पहले उन्नाव में, डोंडिया खेड़ा में, नाम याद है, सोना निकलने वाला था खजाना। तो उस खजाने को ट्रांसफर कैसे करते, कितना खजाना था वो, एक पूरी ट्रेन में लद जाता, कितना खजाना था, तो कितना टन सोना निकलने वाला था, याद है, डेटा भूल गए, कुछ भी बोल रहे, लाखों टन। तो रफली अगर तुम्हें कुछ डेटा आइडिया होगा, मान लो 1000 टन निकलने वाला था सोना, ठीक है, ये जो ट्रेन होती है 1000 टन सोना जो निकलने वाला था, ट्रेन इससे लगभग 15 गुना भारी होती है नॉर्मल लेंथ की ट्रेन, यानी 15,000 टन। 15,000 टन को रोकना, ब्रेक लगा, तो हम इसमें भी एडवांटेज यूज करते हैं, तभी रोक पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। एडी करंट्स के कारण ही वो अपोजिशन जनरेट हो रहा है। जैसे मैंने पंखे में बताया ना तुम्हें, पहले रुकेगा, वो इफेक्ट एडी करंट की वजह से आया। घूम रहा है पहिया, पहिया रुकेगा तो कैसे रुकेगा, एडी करंट इस तरह से इंड्यूस होंगे कि उसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी। तो तुम बोलोगे कि रुकेगा, रुकने के बाद ट्रेन फिर अपोजिट चलना शुरू कर दे, तो लॉजिक क्या लग गया। इसलिए मैंने तुम्हें वो इतनी बड़ी कहानी सुनाई कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स में हमने हाइड्रोलिक एडवांटेज यूज की, ट्रक ब्रेक लगा लगा के रोक तो सकते हैं, और ब्रेक लगा लगा के यानी उस ट्रेन को हम चला नहीं पाएंगे, एडी करंट से रोक पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है, व्हाट इज डैम्पिंग। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, पानी में डाल दोगे तो उसका मोशन हो जाएगा डैम्प। कई जगह में डैम्पिंग प्रोवाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम खड्डे वाली सड़क पर मोपेड लेकर निकल जाओ लूना, और अब तुमसे कहते हैं कि स्पीडोमीटर में स्पीड पढ़ के बताओ, तो नीडल देखने पर पता चला नीडल ऐसे थर-थर कांप रही है मोपेड स्पीडोमीटर। अगर तुम जीप लेके जाओगे, मोटरसाइकिल लेके जाओगे, तो नीडल स्मूथली जाएगी, स्मूथली आएगी। पर मोपेड में, स्पीडोमीटर में डैम्पिंग प्रोवाइडेड नहीं होती, तो नीडल क्या करती है, वाइब्रेट। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं फिजिक्स लैब में, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, इसमें जब हम वोल्टेज नापेंगे और डैम्पिंग प्रोवाइडेड नहीं है प्रॉपर, तो होगा ये कि नीडल एकदम से जाएगी एक्सट्रीम पर, थोड़ी देर वाइब्रेट करके फिर रुकेगी, टाइम लग जाएगा ऑब्जर्वेशन में। जब ऑफ करेंगे तो एकदम से आएगी, फिर वाइब्रेट करके फिर रुकेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज अनडिजायरेबल इफेक्ट। इसको कहते हैं बीट्स फॉर्मेशन, हिलना उसको क्या बोलेंगे, बीट्स फॉर्म। हम चाहते हैं बीट्स खत्म हो जाए, तो बीट्स खत्म हो जाए तो कैसा इंस्ट्रूमेंट बने, डेड बीट, जिसमें बीट नहीं, मर गए, डेड बीट। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को डेड बीट बनाने के लिए, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए, डेड बीट वोल्टमीटर बनाने के लिए हम
डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। जब भी कोई मेटल उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसमें एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे और एडी करंट की डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन उसकी मोशन को अपोज करेंगे। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। तो इसमें कुछ लिखवा रहा तो तुम्हें लिखना है, और अगर तुम इसको प्रैक्टिकली फील करना चाहते हो तो फिजिक्स लैब में जाना और ओम्स लॉ के सेटअप में एक ऐसा वोल्ट मीटर ढूंढना जो पीले रंग का है, जिसका केस येलो कलर का है, ऐसा वोल्ट मीटर ढूंढना जिसकी रेंज 1.5 वोल्ट है। अब उसके बाद उससे रीडिंग लेना, तुम देखोगे उसमें नीडल ज्यादा हिलेगी बिकॉज उसमें डैम्पिंग नहीं प्रोवाइड। तो तुम्हें पता चल जाएगा डैम्पिंग नहीं होती तो क्या होता है। और बाकी सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट सब में डैम्पिंग है, बाकी किसी से भी रीडिंग लेना, स्मूथली रीडिंग जाएगी, स्मूथली वापस आएगी। देखोगे to make the moving coil type instruments, to make the moving coil type instruments that beat, to make the moving coil type instruments that beat, comma, we wind, we W-I-N-D, wind their coils, we wind their coils on a light metal frame. उनकी कॉइल्स को लपेटा जाता है एक हल्के मेटल के फ्रेम पर। अब सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। We wind their coils on a light metal frame. Full stop. बस ये याद है, एक नंबर में पूछा था। क्या होगा जब कॉइल घूमेगी तो वो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लगती होगी, एल्यूमिनियम भी घूमेगा, एल्यूमिनियम घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल प्रोवाइड कर रहा है। एमसीजी की कंस्ट्रक्शन ले आओ दिमाग में, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम मेटल घूम रहा है, तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसमें एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे और वो उसके घूमने को अपोज करेंगे तो एकदम से नहीं घूम पाएगा, धीरे धीरे अपोजिशन करेगा और आएगा भी धीरे धीरे, डैम्पिंग प्रोवाइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वाटमीटर। क्या होता है ये वाटमीटर? हाँ, ऐसा लगता है पावर नापेगा, पर एक्चुअल में क्या तुम जानते हो जो बिजली का मीटर रीडिंग लेता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक वाटमीटर जनरली। और ये क्या नापता है? पावर नापता है या कुछ और नापता है? पावर नहीं नापता, एनर्जी नापता है। 1 यूनिट इज हाउ मच? 1 किलोवाट आवर, and 1 किलोवाट आवर इज 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। एनर्जी नापता है, पावर नहीं नापता। तो ये पुराने वाले जो मीटर हुआ करते थे बिजली के, वो एडी करंट पर बेस्ड होते थे पुराने वाले, जिसमें तुम देखते थे चक्री घूमती थी, उसमें एक रेड मार्क होता था, एक चक्कर पूरा होने पर उसमें जब डिजिट्स थी गियर से कंट्रोल होता था, चक्के घूमते थे, वो डिजिट्स यूनिट प्लेस वाली 0 से 1 हो जाती थी। फिर जब वो पूरा 9 तक घूम चुकी होती थी तो 10th प्लेस वाली 1 हो जाती थी। इस तरह से मीटर चलते थे। उसके घूमने का कारण क्या था? उसके घूमने का कारण था वो जो डिस्क लगी हुई थी मेटल की, लोग सोचते थे लोहे की है, हमने मीटर को धीमा करने के लिए क्या करते थे? मैग्नेट लगाते थे कि मैग्नेट के फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से वो डिस्क घूम नहीं पाएगी, नहीं घूम पाएगी तो मीटर में रीडिंग कम आएगी, तो ऐसा करते थे। तो इस इंटेंशन के साथ करते थे, तो इंटेंशन तो उनका फुलफिल हो जाता था, मैग्नेट लगाने पर स्लो हो जाता था मीटर, पर वो चक्की लोहे की नहीं थी, वो किसकी थी? एल्यूमिनियम की। तो मीटर क्यों स्लो हो गया? कारण समझो, चल क्यों रहा था? चल इसलिए रहा था बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। उसके नीचे कॉइल लगी हुई, जो भी तुम करंट कंज्यूम कर रहे हो, ये पंखे का प्रिंसिपल। तो वो डिस्क घूमती थी, डिस्क के साथ गियर सिस्टम से अटैच होते थे वो चक्के जो रीडिंग चलाते थे। तो एक एडी करंट उस डिस्क को चला रही है। अब तुमने लगा दिया वहां पे मैग्नेट। मैग्नेट कहाँ लगाएंगे तो काम करेगा? अगर मेटल की बॉडी पर लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, कांच पे लगाएंगे तो काम करेगा, वहां से उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी।
अदरवाइज मेटल की बॉडी से शील्डिंग हो जाएगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी। तो एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और एग्जिस्टेंस में आ गया जिसकी प्रेजेंस में घूम रही है, तो एक और एडी करंट इंड्यूस होगी जो उसको होगी, इसलिए इसका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो वो भी एडी करंट। एडी करंट्स की और भी कई एप्लीकेशंस हैं, इतना काफी है जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। तो एडी करंट के बारे में इतना जानना मोर देन सफिशिएंट, तो सब कुछ जान चुके हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल हमें पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन। हेडिंग सेल्फ इंडक्शन। जैसा नाम है वैसे ही है, सेल्फ। कॉइल बनाओ, इसको कनेक्ट करो बैटरी से, एक की, एक रियोस्टेट। अगर मैं की ऑन करता हूं तो इसमें मेन करंट इंक्रीज होती है, 0 से मैक्सिमम जाती है। तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके खुद के साथ एसोसिएटेड है वो 0 से मैक्सिमम जाता है, यानी इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और हमने पढ़ा जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा और एक करंट भी फ्लो होगी अगर सर्किट कंप्लीट है। उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, करंट को बोलते हैं बैक करंट, क्योंकि वो अपोजिशन में होगा। तो बैक करंट फ्लो होगी मेन करंट के अपोजिशन में। ये तो तब होगा जब स्विच ऑन कर रहे हैं या रियोस्टेट में रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, मेन करंट को बढ़ा रहे हैं। और मेन करंट को अगर घटाएंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो उल्टा होगा, बैक करंट सेम डायरेक्शन में है, मेन करंट की डायरेक्शन में। ये जो फिनोमेना हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। उसको डिफाइन करेंगे डायग्राम बनाने के बाद। तुम्हें जो समझना है वो समझना है कि सेल्फ इंडक्शन जो है वो फिनोमेना है। इसको नापते किसकी टर्म्स में? नापने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल L, एंड इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन। उस सेल्फ इंडक्टेंस को हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। तो एग्जाम में जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं? उनसे पूछते डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस और बच्चे डिफाइन करके आते हैं फिनोमेना। अगर सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है तो फिनोमेना नहीं पूछा, क्या पूछा है? कोएफिशिएंट। और अगर सेल्फ इंडक्शन पूछा है तो फिनोमेना। इट इज द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच an EMF get induced in a given coil and a current also flows in opposition to main current. In opposition to main current, whenever the current flowing through itself, whenever the current flowing through itself is changed, जब भी इसमें से फ्लो होने वाली करंट को चेंज किया जाए, करंट फ्लोइंग थ्रू इटसेल्फ इज चेंज्ड। ऑन करो, ऑफ करो, रियोस्टेट से बाहर। एक नंबर में सवाल बनता है, व्हाई सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी?
Which phenomena is called inertia of electricity and why? इस तरह से पूछते हैं। स्टार मार्क करके लिखोगे। नेक्स्ट लाइन। Self induction is also called inertia of electricity. Self induction is also called inertia of electricity because inertia का काम क्या होता है? अपोज करना। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो रुकने नहीं देगा, रुका हुआ है तो चलने नहीं देगा, मोड़ने नहीं देगा, डायरेक्शन चेंज। तीन तरह का इनर्शिया पढ़ा तुमने मैकेनिक्स में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब हम करंट बढ़ाना चाह रहे हैं तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना के कारण करंट बढ़ नहीं पा रही, जब घटाना चाह रहे हैं तो घटने नहीं दे रहा। यही कारण है स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर तक अप्लायंसेस की लाइट जलती रहती है। स्विच ऑन करने पर तुरंत चालू नहीं होते, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम लग जाता है। उसके पीछे कैपेसिटर का भी हाथ होता है और इंडक्टर का भी, इसको बोलते हैं इंडक्टर। इन दोनों का हाथ होता है। रेजिस्टेंस से तुम फैमिलियर हो, कैपेसिटर और ये इंडक्टर, ये तीन ही कंपोनेंट्स। तो इंडक्टर और कैपेसिटर इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं टाइम डिले के लिए। तुमने लिखा बिकॉज इट अपोजेस द ग्रोथ, बढ़ना, ग्रोथ as well as decay, घटना, growth as well as decay of current through it. अब ये through it पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ के बताओ, रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है? पूरे सेंटेंस को पढ़ने पर हमें कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है कि थ्रू इट का क्या मतलब है, यानी ये इररिलेवेंट है। तो एक लाइन से काट दो, थ्रू इट की जरूरत नहीं। अगर मैं पहले कहीं कॉइल का जिक्र करता तो कॉइल के लिए आता थ्रू इट। तो हमने सेल्फ इंडक्शन को पढ़ा। अब हम इसको नापना चाहते हैं कि किसका सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, सेल्फ इंडक्शन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। तो नापने के लिए हम कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं। कोएफिशिएंट की डेफिनेशन दो तरह से बनाई जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स एंड इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। और दोनों तरह से आनी चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है ईएमएफ की टर्म्स में डिफाइन करो। ईएमएफ की टर्म्स में डिफाइन करो तो ईएमएफ वाली डेफिनेशन ही चलेगी। तो सब हेडिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, coefficient of self induction और self inductance, दोनों नाम, और self inductance सिंबल बना दोगे कैपिटल L। तो इसको कैसे डिफाइन करना है, कहां से शुरू करें? इस कॉइल में जो फ्लक्स होगा, अगर n टर्न्स है तो कितना होगा, n फाई। और ये जो n फाई है किसके प्रोपोर्शनल होगा, I के। जितनी ज्यादा करंट में करंट चेंज करेंगे, जितनी ज्यादा करंट लोगे उतने फ्लक्स डेवलप होगा। तो यहीं से शुरू करेंगे, n फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाएंगे वो होगा L। लिखोगे in figure shown, if coil has capital N turns, in figure shown if coil has capital N turns and flux linked with each turn is phi, and flux linked with each turn is phi, comma then the total number of flux linkages, then the total number of flux linkages dash लगा दो n phi proportional I और n phi equal to Li और L equal to n phi upon I।
डेफिनेशन बनाने का तरीका क्या होता है? अगर I 1 एम्पियर हो जाए then L equal to N5, that is inverted comma start. डेफिनेशन बन जाएगी। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस उतने फ्लक्स लिंकेजेस के बराबर है जो डेवलप होगा यूनिट करंट फ्लो कराने में। लिखोगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू the total number of flux linkages equal to the total number of flux linkages, comma, when unit current is flown through it. यहाँ relevant है through it. Unit current is flown through it. Inverted comma close. तो तुमसे बोलते हैं ईएमएफ के टर्म्स में डिफाइन करो, फैराडे लॉ को यूज करेंगे। आल्सो फ्रॉम फैराडेज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा? E इक्वल टू माइनस n टाइम्स d phi by dt। आल्सो फ्रॉम फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस n टाइम्स d phi by dt। इस n को मैं डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाता हूँ, d by dt ऑफ n phi। n phi की जगह क्या लिख सकते हैं? n phi की जगह लिख सकते हैं li माइनस d by dt ऑफ li। अगली स्टेप में हमें तो l पता करना है, तो l हो जाएगा माइनस e अपॉन di by dt। डेफिनेशन बनाने के लिए कंडीशन, अगर करंट के चेंज होने की रेट di by dt 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, देन ये जो L है वो E के बराबर अगर मैं लिखना चाहता हूं, क्योंकि माइनस साइन तो क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिशन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ एक वर्ड अगर लिख दूं न्यूमेरिकली, तो मैं माइनस साइन हटा सकता हूं क्योंकि L न्यूमेरिकली E के बराबर हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज आ जाएगी, दैट इज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। डिफाइन कर देंगे दोबारा, दैट इज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चेंज कर दिया मैंने, सेल्फ इंडक्टेंस बोलने के बजाय जिसमें तुम्हें दोनों नाम याद रहे, सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, दोनों सही। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए गिवन कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए गिवन कॉइल is numerically equal to EMF induced in it, numerically equal to EMF induced in it, when current flowing through it, when current flowing through it changes at a rate 1 ampere per second. Current flowing through it changes at a rate 1 ampere per second. Inverted comma close. तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इससे और आगे की बात करते हैं। पीछे जो खिड़कियां बंद हैं उनको ओपन कर दो। सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कहां हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हम स्विच ऑफ करते हैं ऐसे अप्लायंसेस का जिसमें इंडक्टर लगा है,
कहाँ का लगा इंडक्टर? क्या ट्यूबलाइट में लगा है? हाँ, चौक कॉइल जो है वो इंडक्टर। क्या पंखे में है? हाँ, जितने भी कॉइल्स हैं वो क्या है? कॉइल्स आर इंडक्टर्स। तो अगर तुम पंखे का ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ करते हो, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ऑफ करते हो स्पार्क होता है। अब ये स्पार्क किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द बैक ईएमएफ। तुमने करंट को एकदम मैक्सिमम से 0 कर दिया तो उसके कारण जो फ्लक्स में चेंज हुआ और उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो ईएमएफ उस गैप, जो गैप बना रहे हो स्विच ऑफ कर रहे हो तो क्या हो रहा है? मेटलिक कांटेक्ट के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, तो उस गैप के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस कर देगा, चार्ज जंप करके जाना चाहेगा मेंटेन करने के लिए। तो इस स्पार्किंग को रोकने के लिए फिर क्या करते हैं? तो कैपेसिटर की एप्लीकेशन आ जाती है। इस स्पार्किंग को रोकने के लिए अगर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो वो चार्ज जो स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्पार्क प्रोड्यूस करने के बजाय कैपेसिटर को चार्ज कर देता है, उधर चले जाएगा, स्पार्किंग नहीं होती। इसलिए बोलते हैं अगर कहीं गैस लीक हो रही है घर में, रसोई में, तो कोई भी स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्पार्क फायर हजार्ड का कारण बन सकता है। इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कहां का ध्यान रखना है? इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन डैश। फर्स्ट, when appliance containing inductor, when appliance containing inductor is switched off, then a spark is produced because of the back EMF due to self-induction. A spark is produced because of the back EMF due to self-induction. To prevent it, we attach a capacitor there. तो रेमेडी भी बता दी, जो उपचार भी बता दिए कैसे सही होगा। सेकंड पॉइंट, और कहाँ ध्यान रखना पड़ता है सेल्फ इंडक्शन का? एक बार बोलते हैं ना इंडक्शन के कारण टेस्टर करंट दिखा रहा है, सुना है कभी प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ? इंडक्शन के कारण टेस्टर करंट दिखा रहा है, हाथ लगाओगे तो करंट नहीं आएगा, प्रेस में या किसी कूलर में, मेटल बॉडी में टेस्टर लगाने पर करंट आता है, हाथ लगाने पर करंट नहीं आता, वो तो इंडक्शन के कारण। तुम्हें ये सोच के जवाब देना होगा आगे अभी लेक्चर के एंड में कि वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होगा या सेल्फ इंडक्शन के कारण। अगर ऐसा है वो सोच के जवाब देना है। अभी मैं अगला इफेक्ट बता रहा हूँ सेल्फ इंडक्शन का, कि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो कॉइल्स वगैरह हम लगाते हैं, हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में दे, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि क्या होता है रेजिस्टेंस वायर बहुत लंबा लेना पड़ता है। अब बहुत लंबा तार अगर ले रहे हो तो उसके लिए सूटेबिलिटी क्या है? कॉइल बनाकर उसको कंप्रेस कर देते हैं, कॉम्पैक्ट बना देते हैं उसका स्ट्रक्चर। और अगर कॉइल बनाकर हमने उसके स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट किया है तो एक नई परेशानी चालू हो गई। वो नई परेशानी क्या है? सेल्फ इंडक्शन। जब भी करंट ऑन करेंगे हम, जैसे अगर मैं हीटर की बात करूं तो हीटर का जो एलिमेंट है नाइक्रोम वायर, स्ट्रेट भी ले सकते थे, सीधा लेते तो हीट उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती। तो क्या करते हैं, देखा ना तुमने कैसा होता है, कॉइल बना देते हैं, जैसे टर्न्स पास होते हैं और हीट ज्यादा डेवलप होती है। अब उसके कारण एक इफेक्ट और आएगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो तो है ही, रेजिस्टेंस है सो है, साथ में सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस भी होगा। तो एसी पर अगर तुम ऑपरेट कर रहे हो हीटर को, डीसी पर ऑपरेट कर रहे हो तो इंडक्टेंस का कोई मतलब नहीं है, अभी पढ़ेंगे एसी में आगे, फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी पर। अगर एसी पर ऑपरेट कर रहे हो तो इस इंडक्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस भी सर्किट में आएगा जो इंपीडेंस को कंट्रीब्यूट करेगा।
कुछ नई टर्म्स मैंने बोल दी जिनसे हम इसी में फैमिली रहोगे, और क्योंकि तुम पढ़ चुके हो इसमें आइडिया हो तो लग रहा हो समझ में आ रहा हो। तो ये एडिशनल इफेक्ट आ जाता है। तो हम नहीं चाहते रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस भी इंट्रोड्यूस हो, हम चाहते हैं प्योर रेजिस्टेंस ही हो। तो ये पॉसिबल है कि हम जीरो इंडक्टेंस वाला रेजिस्टेंस बना लें, इट इज पॉसिबल। तो कैसे बनाते हैं वो समझा रहा हूं। ये पॉसिबल नहीं है कि जीरो रेजिस्टेंस वाला इंडक्टर बना, ये पॉसिबल है कि जीरो इंडक्टेंस वाला रेजिस्टर बना लें, पर जीरो रेजिस्टेंस वाला इंडक्टर बनाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सुपर कंडक्टर, अदरवाइज नहीं बना। ठीक, क्योंकि जो भी वायर यूज करके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब इंडक्टेंस खत्म करने के लिए क्या करते हैं? इंडक्टेंस खत्म करने के लिए वाइंडिंग को स्पेशली बनाया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। तो पहले स्टेटमेंट लिखो फिर मैं समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट, वी यूज नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। एक नंबर में पूछा जाता है नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। वी यूज नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग ब्रैकेट में लिखो डबली बॉन्ड, DOUBLY, डबली WOUND बॉन्ड, ब्रैकेट क्लोज। In resistance boxes, in order to cancel the effect of self-induction, in order to cancel the effect of self-induction, अब मुझे ये चाहिए तुम्हारा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? जस्ट इमेजिन दिस इज रेजिस्टेंस वायर, ये इसका एक एंड है, दूसरा एंड। रेजिस्टेंस बॉक्स में जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? वहां मेटल के ब्लॉक होते हैं इस तरह के, जिनके बीच में प्लग लगाने पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है क्योंकि मेटलिक कांटेक्ट बनता है। और प्लग अगर हटा दोगे तो एक सिरा इधर जुड़ा है, एक सिरा इधर जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस कॉइल। अब ये जो रेजिस्टेंस कॉइल इसको कैसे लपेटा जाता है? नीचे एक यूं मान लो तुम वुडन स्टिक होती है, और उस वुडन स्टिक के ऊपर इस तार को, जिसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग होती है, उसके ऊपर धागे से इंसुलेट किया जाता है कि आपस में टच करेंगे तो कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं बनेगा। तार के ऊपर, मेटल के तार के ऊपर धागा लपेट दिया, इसको ऐसे लपेट, डबल कर लिया, डबल बॉन्ड लिखा ना तुमने वर्ड्स का, क्या मतलब? डबल कर लिया, डबल करने का ऐसे लपेट। ऐसे लपेटने का इंपैक्ट क्या हुआ? तुम्हें याद हो तो सॉल्वेंट बनाते वक्त मैंने तुमको बोला था, सॉल्वेंट बनाना जब सिखाया था कि जो टर्म्स लपेट रहे हो सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे लपेटता लपेटता ऐसे लपेटना शुरू कर दो, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ? डबल करके जब ऐसा लपेटा तो एक टर्न में करंट का फ्लो ऐसे होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो दूसरे में अपोजिट होगा, तो नेट चेंज जो आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में वो जीरो, तो कैंसलेशन हो गया। अब चाहे तुम करंट ऑन करो, ऑफ करो, बढ़ाओ, घटाओ, इट मेक नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जीरो, तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा। तो डबली बॉन्डेड को हम ऐसे बता, इस तरह से लपेटा, इसको कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। तो चलो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को तो प्रूव कर दिया, सेव कर दिया, किससे? सेल्फ इंडक्शन से। पर जब भी हम बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लैब में, स्पेशली पोस्ट ऑफिस बॉक्स का एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सी रेजिस्टेंस कॉइल्स काम आएंगे और उनके कारण सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट होगा ही होगा। और जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, कई बार गैल्वेनोमीटर मिसलीडिंग डिफ्लेक्शन दिखा सकता है बिकॉज ऑफ द बैक ईएमएफ। तो उससे बचने के लिए तुम्हें सलाह दी जाती है कि पहले तुम सेल की ऑन करो, दो कीज होती है उसके बेस में आगे आगे,
जाकर लैब में जाए। एक होती है सेल सर्किट की जिससे करंट फ्लो होगी, और दूसरी होती है गैल्वेनोमीटर सर्किट की। तो तुमसे बोलते हैं पहले सेल की ऑन करो, 2-4 सेकंड वेट करो, 2-3-4 सेकंड, जिससे कि करंट मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाए, चेंज खत्म हो जाए। चेंज खत्म हो गया तो सेल्फ इंडक्शन के कारण जो भी इफेक्ट आना था वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब तुम गैल्वेनोमीटर की दबाओगे तो गैल्वेनोमीटर सही डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट ही जाएगा, राइट में नहीं जाएगा। और अगर तुमने दोनों को एक साथ प्रेस किया तो बिकॉज ऑफ बैक ईएमएफ हो सकता है लेफ्ट ज्यादा राइट चले जाए, मिसलीडिंग रिफ्लेक्शन। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए। तो अगला पॉइंट तुम लिखो, ये एडवांस में बनता है क्वेश्चन। While doing balancing experiments, the cell key is pressed first. The cell key is pressed first, and then the galvanometer key. With a time delay, क्यों? To avoid the misleading deflection. In galvanometer. To avoid the misleading deflection in galvanometer due to back EMF. जो केवल तब तक रहना है जब तक चेंज होना है, चेंज खत्म, बैक EMF। तो ये हमने इफेक्ट्स पढ़ ली। अब एक 2 नंबर में डेरिवेशन तुमसे करवाया जाता है, तुमसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करो किसी सोलेनॉइड का। तो नेक्स्ट हेडिंग 2m डेरिवेशन सेल्फ इंडक्टेंस of a solenoid, यानी कैपिटल L निकालना है solenoid, self inductance of a solenoid। और बहुत आसान डेरिवेशन है। अगर हम कहीं solenoid लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर उसमें तुमने alternating करंट भेजी, डायरेक्ट करंट भेजी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is like short circuit, good conductor, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी। करंट ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तब करेगी, टाइम डिले आएगा। और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें वेरिएशन खत्म, तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी। और अगर अल्टरनेटिंग करंट भेजनी है तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, एक्चुअल में रिएक्टेंस ऑफर करेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि उसका इंडक्टेंस L कितना है। तो डायग्राम बनाओगे सॉलिड का। सपोज ये सॉलिड, यहां से करंट I इसमें जा रही है, इसमें फ्लो हो रही है। इसकी जो लेंथ है सॉलिड की वो स्मॉल l है। इसमें जो टोटल टर्न्स हैं वो कैपिटल N है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लोग फैमिलियर सिंबल से स्मॉल n से दिखाते हैं। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। कैपिटल L इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि कैपिटल L से तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस को दिखाने वाला हूं। तो इस सॉलिड का सेल्फ इंडक्टेंस हमको निकालना है। हमें पता है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जिस सेंस में करंट फ्लो हो रही है, ये साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा। कितना होगा वो भी हम जानते हैं, सेंटर पर होगा μ0 Ni। तो तुम लिख सकते हो, we know that self inductance L equal to N phi upon I। अभी डायरेक्ट किया था N phi upon I। N तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, phi क्या है v डॉट n। तो A के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रेडियस दिखानी तो रेडियस से दिखा देंगे जिस भी फॉर्मेट में दिया हुआ होगा। दिस इज रेडियस स्मॉल r सॉलिड, सब कुछ डायग्राम में दिखा।
तो मैंने लिखा n अपॉन i b डॉट a। और जब तुम डॉट प्रोडक्ट बोलोगे 180 भी आ सकता है, एंगल 0 भी आ सकता है, तो हम तो सिंपल बनाना चाहते हैं तो 0 लेकर चलेंगे, 180 नहीं लेंगे, जबरदस्ती माइनस साइन नहीं डालेंगे। तो मान लिया एरिया और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बन गया n अपॉन i, b की जगह म्यू ज़ीरो n i, a की जगह पाई आर स्क्वायर लिखना चाहे लिख सकते हैं, a ही रखना चाहते हैं a लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया हमको। ये एक्सप्रेशन तुम्हें तीन फॉर्मेट में पता होना चाहिए। जैसे एक्सप्रेशन जो बना के बना कांस्टेंट को पहले म्यू ज़ीरो आई आई कैंसिल हो गया, छोटा n बड़ा n कैपिटल N। तुमसे पूछे किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो इसको अगर तुमने छोटे n की जगह लिख दिया बड़ा n अपॉन l तो बनेगा n स्क्वायर a अपॉन l। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कैपिटल N फिक्स हो, टोटल टर्न फिक्स हो, तो लेंथ जितनी ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही कम। और अगर स्मॉल n की टर्म्स में लिखना है तो म्यू ज़ीरो n स्क्वायर एक l मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कैपिटल N को लिखूंगा स्मॉल n इनटू l। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स है, स्मॉल n इज फिक्स्ड, देन सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, नेचुरल है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे। तो ये फॉर्मेट तुम्हें आना चाहिए, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है वो आना चाहिए, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे अगर मैं तुमसे कहूं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल निकालो, तो क्या तुम कर सकते हो? प्लेन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो। सिंपली डिफरेंस क्या होगा, ये जो b म्यू ज़ीरो n i लिखा है वो जाएगा म्यू ज़ीरो n i कैपिटल N i अपॉन 2r। बाकी ऐसे कैसे डायरेक्ट सेल्फ इंडक्शन की कहानी खत्म। नेक्स्ट बिल्कुल सिमेट्री में चलेगा पूरा ट्रीटमेंट, म्यूचुअल इंडक्शन। हेडिंग इज म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा नाम से पता चल रहा है, डायग्राम बनाएंगे। एक कॉइल जो हेनरी का एक्सपेरिमेंट था उसका जो डायग्राम था वैसे का वैसा बना। दूसरी कॉइल गैल्वेनोमीटर लगाओ, बैटरी लगाओ, की रियोस्टेट। जो पहली कॉइल है उसको बोलेंगे प्राइमरी, दूसरी को बोलेंगे सेकेंडरी। पहले में अगर तुम करंट ऑन करते हो, ऑफ करते हो या चेंज करते हो, तो ना केवल पहले में सेल्फ इंडक्शन होगा जिसकी वजह से टाइम डिले आएगा, साथ साथ पास में जो पड़ेगी दूसरी कॉइल उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो साथ साथ में म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। अगर इसमें करंट, मेन करंट बढ़ रही है और वो इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, तो बैक करंट इसमें इंड्यूस होगी। सेल्फ इंडक्शन के कारण उसमें होगी और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें होगी। दोनों इफेक्ट एक साथ होंगे, सेल्फ इंडक्शन भी होगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। यानी टाइम डिले अब जो आएगा वो दोनों के कारण है। हाँ, अगर ये ओपन है, ओपन सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, तो इसमें खाली ईएमएफ इंड्यूस होकर रह जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण कोई टाइम डिले नहीं आएगा। टाइम डिले तब आएगा जब करंट फ्लो। और ये जो टाइम डिले होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, तुम्हें सोचना है।
तो मान लीजिए छोड़ दिया कि वो टाइम डिले होगा, क्या उस पर इसके रेजिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा या सिर्फ इसके इंडक्टेंस का फर्क पड़ेगा? सोचना, आराम से फॉर्मूले वगैरह देखना। तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो तुम लिख सकते हो इट इज द फिनोमेना इन विच, हम बता रहे हैं इसमें क्या होता है, इन विच when current flowing through a given coil, current flowing through a given coil is changed, current flowing through a given coil is changed, then an EMF get induced, an EMF get induced in nearby coil, in nearby coil, and due to the change in magnetic flux, due to the change in magnetic flux associated, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तुमने लिखा and due to the change in magnetic flux associated, and को काट के due to the change in magnetic flux associated पूरा ब्रैकेट में कर दो। ये जो EMF इंड्यूस हुआ इसका कारण क्या है? due to the change in magnetic flux associated। अब लगाओ and, ब्रैकेट क्लोज करने का and a current also get induced to oppose the change, current also get induced to oppose the change if circuit is complete, इसका सर्किट सेकेंडरी का, current also get induced to oppose the change if circuit is complete, तो ये तो फिनोमेना हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसको नापना है कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दोनों में, तो नापने के लिए इसको ऐसे भी किया जाता है कि पहले के करंट दूसरे में, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में, पर हमें सिंपल केस लेकर चलना है जिसमें दोनों सेम होंगे, M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M। तो हम बात करेंगे उस कॉमन म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो किसकी वजह से होगा, इनमें जो कपलिंग का लेवल होगा, कपलिंग किसे बोलते हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो पा रहा है, एक जो डेवलप कर रही है उसमें से कितना दूसरे के साथ लिंक हो पा रहा है। अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, इसको शिफ्ट कर दूं ऑफसेट ऊपर नीचे, तो कपलिंग लूज हो जाएगी, बोले कपलिंग लूज। अगर एक ही के ऊपर दूसरे को लपेट दूंगा तो डेफिनेट है पहले के कारण जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दूसरे के साथ एसोसिएट होगा, तो बोलेंगे कपलिंग इज टाइट, सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, तो टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग। और फिर इस M को हम L से भी लिंक करते हैं, इसका इंडिविजुअल L होगा, इसका इंडिविजुअल L होगा, तो वो जो L1 और L2 होंगे उनका रिलेशन M के साथ क्या होगा। तो पहले M को डिफाइन करते हैं सिमिलर वे में, बिल्कुल वैसे के वैसे डेफिनेशन चलती है। तो हेडिंग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑब्लिक म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंबल कैपिटल M। तुम इस प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसको मार्क कर दो I1, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मार्क कर दो N2, तो हम लैंग्वेज लिखेंगे अगर सेकेंडरी के एक टर्न से रिलेटेड प्लस ∅2 है तो टोटल फ्लक्स जो एसोसिएट हुआ सेकेंडरी से होगा N2 ∅2, और वो N2 ∅2 किस पर डिपेंड करेगा, प्राइमरी की करंट I1 पर, यानी N2 ∅2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। तो तुम लिखोगे लेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी इज ∅2, then
the total flux linkages N2 phi2 proportional I1, N2 phi2 proportional I1, or N2 phi2 equal to Mi1 or M equal to N2 phi2 upon I1 is called mutual inductance, which may be defined as M equal to N2 phi2 upon I1 is called mutual inductance, which may be defined as the total number of flux linkages associated with secondary, which may be defined as the total number of flux linkages associated with secondary, when unit current is flown through primary, associated with secondary when unit current is flown through primary. ऐसा यूनिट की बात नहीं की हमने, एल को डिफाइन किया था, वहां पर भी नहीं की, वहां पर भी लिख लो, यहां पर भी लिख लो। ऐसा यूनिट क्या होगी बोलो? हेनरी, हेनरी के नाम। एल को भी नापते हैं हेनरी में, एम को भी नापते हैं हेनरी में। फिर तुमसे डेफिनेशन मांगते हैं ईएमएफ की टर्म्स में, also from Faraday's law of EMI, also from Faraday's law of EMI, E2 equal to minus d by dt of N2 phi2। लिख सकता हूँ? जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी, दैट इज N2 by 2 का डिफरेंशिएशन। अब N2 by 2 तो किसके बराबर है? Mi1 माइनस d by dt Mi1 और M इक्वल टू माइनस E2 और di1 by dt। एक दो स्टेप कम कर दी, सिमेट्री ये मिलेगा। तो अब अगर डेफिनेशन तुमको बनानी, अगर प्राइमरी में करंट को हम चेंज कराएं यूनिट रेट से 1 एम्पीयर पर सेकेंड रेट से, तो सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होंगे दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। याद आ रहा होगा न्यूमेरिकली वर्ड हमने कैसे यूज किया? माइनस साइन हटा दिया, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि वो अपोजिशन में होगा, तो माइनस साइन जब भी हटाएंगे तो वर्ड लगाएंगे ब्रैकेट में न्यूमेरिक। m e2 के बराबर हो गया, तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब तुम किताब में देखोगे तो तुम्हें 1 2 भी मिलेगा, 2 1 भी मिलेगा। वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने यहाँ खत्म कर दी, तुम एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि M12 M21 दोनों बराबर हैं, अगर कैलकुलेट करेंगे दोनों बराबर आएंगे। टाइट कपलिंग है ये मान के चल रहे हैं कि जितना भी फ्लक्स ये डेवलप कर रही है वो सारा का सारा इसके साथ एसोसिएटेड है, कुछ भी फ्लक्स का लॉस नहीं होगा। तुम देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स, वैसे होता है कॉइल 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, कॉइल 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, यहां लिख रहे हैं हम बिटवीन टू कॉइल्स, यानी दोनों के कॉमन, बिटवीन टू कॉइल्स is numerically equal to the EMF induced in secondary, numerically equal to the EMF induced in secondary when current is changed through primary, when current is changed
through primary at a rate 1 ampere per second. Current is changed through primary at a rate 1 ampere per second. तो 1 ampere per second की रेट में अगर तुम करंट चेंज करो प्राइमरी में तो ऐसा होगा। क्लियर? तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लिया। अब इसका एक डेरिवेशन, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस हमने सॉल्वेंट के लिए निकाला था, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होगा तुम्हें पेयर ऑफ सॉल्वेंट्स के लिए। कि एक बड़ी सॉलिड है, एक डायग्राम जैसा मैं बना रहा हूँ, एक डायग्राम जैसा एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी वाला डायग्राम अगर तुमसे बनता है तो ठीक है, प्रैक्टिस करना। कैसे बना हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर नीचे बना हुआ है। ढूंढो कौन सा डायग्राम की बात कर रहा हूं। तो एक सॉल्वेंट बड़ी वाली वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है, म्यू0 एनाइन। आप पेज नंबर बताओ। 220 पे बताओ। डेरिवेशन भी है वहां पर, होमवर्क कर लो, उसको नोट कर लो। एचडब्ल्यू पेज 220 डेरिवेशन करना है तुम्हें। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सॉल्वेंट्स को डिराइव करना है। 2 नंबर में एग्जाम में आता है। और तुमसे ये भी पूछते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो बड़ी सॉल्वेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में छोटी सॉल्वेंट प्रेजेंट है। जो ओवरलैपिंग एरिया है दोनों का, जैसे कैपेसिटर में 2 प्लेट होती थी, प्लेट का ओवरलैपिंग एरिया होता था, अगर प्लेट को स्लाइड कर दो तो कैपेसिटी कम हो जाती है। वैसे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस ओवरलैपिंग एरिया होगा। छोटी वाली सॉल्वेंट का जो एरिया है वो सारा का सारा ओवरलैप कर रहा है, तो छोटी वाली सॉल्वेंट के एरिया के बराबर होगा ओवरलैपिंग एरिया। तो यहाँ से तुम कैलकुलेशन करोगे, जब कैलकुलेशन करोगे, दिमाग लगाओगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। ये अपने आप करना है। अब सीधे आ रहा हूं मैं लास्ट आर्टिकल पर, और वो है एसी जनरेटर। यानी यहाँ से एसी लिंक हो जाएगी। ये ट्रेन का डब्बा खत्म हो गया, अब आ गया वहां पे आगे बीच में जिसमें दूसरा डब्बा जुड़ेगा, तो एसी जनरेटर। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का भी बनता है। 3 नंबर का बनता है तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछते हैं। 5 नंबर का बनता है तो साथ में एक न्यूमेरिकल अटैच होकर आता है 2 नंबर में। तो एसी जनरेटर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूरा में 3 है। एसी जनरेटर 3 dash it is a device अच्छा, मैंने एक चीज और छोड़ी है ईएमआई में। क्या चीज छोड़ी है? एक सॉल्ड एग्जांपल है और उससे पहले का एक आर्टिकल है। अपने आप तैयार करना, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। ग्राफ है, 3 ग्राफ है। पावर का फॉर्मूला F डॉट V काम आ रहा है, F इक्वल टू ILB। हाँ, ये वाला पेज बताओ कौन सा है? 217 217 पर एक ग्राफ है, सॉल्ड एग्जांपल है। 216 पर सॉल्ड एग्जांपल। और इससे पहले की थ्योरी कुछ फॉर्मूले हैं, ILB से डेवलप किए हुए फॉर्मूले हैं। क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव स्टडी ये पढ़ के आना, इसको मैं क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी नेक्स्ट वीक तक का होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि आज ये क्लास खत्म, फिर हफ्ता मिलेंगे अगले सप्ताह। तो नेक्स्ट वीक तक का होमवर्क है, ईएमआई में सब करके आना। तो एसी जनरेटर में तुमने लिखा इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy. It is a device used to convert mechanical energy into electrical energy. तो स्वदेश पिक्चर याद कर लेना, जिसमें शाहरुख खान ने बिजली गांव तक पहुंचाई थी। इसमें क्या लगा था? एसी जनरेटर। तो वही जनरेटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग तुम पढ़ने जा रहे हो, तो कैसे काम कर रहा है। तो उसको कुछ प्रॉब्लम आई थी, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, और वो प्रॉब्लम बाद में कैसे खत्म हुई थी दोबारा जब भी देखो, अब ध्यान से देखना और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि हमारे काम का क्या, हमारे मतलब का निकालना है। बीइंग एन इंजीनियर, शाहरुख खान क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है उससे हमें मतलब है। तो प्रिंसिपल और देखो,
नेक्स्ट प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? प्रिंसिपल, its working is based on electromagnetic induction. Simply हमें एक ही लाइन लिखनी है, its working is based on electromagnetic induction. That is when the magnetic flux linked with a coil, that is when the magnetic flux linked with a coil changes, then an EMF get induced in it, an EMF get induced in it, and if current also flows, the circuit is complete. EMF get induced in it, and if current also flows, the circuit is complete. कुछ बातें समझ लो, कुछ लोगों को कुछ गलतफहमी हो जाती है, वो ऐसे सोचते हैं कि इस जनरेटर को अगर हम वैक्यूम में ले जाएं जहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको चलाने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी बात आ जाती है दिमाग में कि वैक्यूम में ले जाओ, फ्रिक्शन है नहीं, तो जनरेटर तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा और आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी। विदाउट डूइंग एनी वर्क वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? तो ऐसा होता है कि जनरेटर अगर तुम नो लोड कंडीशन में घुमा रहे हो तब एफर्ट कम करना पड़ता है, और जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे घुमाने में जोर आता है उसको। ठीक वैसे ही कि कोई रिक्शा जा रहा है, खाली है, बोलो खाली तो जा रहा है, बैठ जाते, खाली भी तो जाएगा और बैठेंगे तो भी जाएगा। पेट्रोल कंजम्पशन में अंतर आता है, इंजन पर लोड आता है, वजन बढ़ते ही इंजन पर लोड आएगा। ऐसे अंडर नो लोड कंडीशन एंड अंडर लोड कंडीशन फर्क पड़ता है। वो जो जनरेटर को घुमा रहे हैं, आर्मेचर को घुमा रहे हैं, उसमें जोर ज्यादा पड़ता है जैसे जैसे लोड बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्पेस में चले गए और वैक्यूम में तुम घुमा रहे हो तो एफर्ट बस एक बार घुमा दिया हमेशा के लिए घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आउटपुट में कुछ भी कनेक्टेड है तो हमेशा के लिए नहीं घूमता रह सकता। तो काफी आज के लिए रिमेनिंग डिटेल नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करके एसी चालू हो जाएगा। थैंक यू।